हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी और उसमें एक कैरेक्टर थी कम्युनिटी डायवर्सिटी, अर्थात कम्युनिटी में पाए जाने वाली जीवों में विविधता। कम्युनिटी या किसी भी इकोसिस्टम के लेवल पर डायवर्सिटी को अगर अपन अध्ययन करें मोटे तौर पर ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है अल्फा डायवर्सिटी, यानी कि डायवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी, एक ही हैबिटेट में पाए जाने वाले जंतुओं के मध्य डायवर्सिटी। कितनी प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं एक ही हैबिटेट में, वो लोकल डायवर्सिटी वहां की वो क्या कहलाएगी, अल्फा डायवर्सिटी कहलाती है। अब जैसे ये 2 सर्किल बनाया मैंने, इसमें अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। साइड ए पर आपको ये 8 तरह की आकृतियां नजर आ रही हैं, ये 8 स्पीशीज दर्शा रही हैं। साइड बी पर 6 तरह की आकृतियां बनी आ रही हैं नजर, ये 6 स्पीशीज को दर्शा रही हैं। तो अल्फा डायवर्सिटी किसकी अधिक हुई, साइड ए की अधिक हुई। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक लोकल हैबिटेट है ये वाला, एक लोकल हैबिटेट है बी। तो ए और बी में जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है वहां पे अल्फा डायवर्सिटी अधिक होती है। लोकल हैबिटेट की डायवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो एक लोकल लेवल पर एक ही मापदंड है जिसको अपन कहते हैं अल्फा डायवर्सिटी। उसके बाद आता है बीटा डायवर्सिटी। जब अपन किसी हैबिटेट या कम्युनिटी में परिवर्तन देखें, यानी कि एक से अधिक हैबिटेट या एक से अधिक कम्युनिटी के अंदर अगर अपने को डायवर्सिटी को अध्ययन करना है, 2 और मोर देन 2 हैबिटेट और 2 और मोर देन 2 कम्युनिटीज, उनकी डायवर्सिटी का अध्ययन करना है, कम से कम 2, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बीटा डायवर्सिटी। जब किसी हैबिटेट या कम्युनिटी में परिवर्तन आता है तो वहां की स्पीशीज कंपोजिशन, यानी कि वहां पे पाई जाने वाली जो स्पीशीज है उनका संगठन बदल जाएगा। इसका अर्थ ही हुआ कि 2 भिन्न भिन्न आवासों में स्पीशीज की डायवर्सिटी जो होती है वो किस रूप में देखी जाती है, बीटा डायवर्सिटी के रूप में देखी जाती है। तो मोटे तौर पे अगर आप इन दोनों सर्किल को एक साथ स्टडी करोगे तो ये दोनों के अंदर जो डायवर्सिटी है वो बीटा डायवर्सिटी कहलाएगी। टाइप की जो डायवर्सिटी है दैट इज गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी बोले तो एक बड़े भूभाग की या बड़े एक लैंडस्केप की डायवर्सिटी, जिसके अंदर अपन डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो लैंडस्केप पैटर्न्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह की जो बहुत बड़ी डायवर्सिटी होती है क्या कहलाती है, गामा डायवर्सिटी। बड़े बड़े बायोम्स के अंदर ये देखी जाती है। जब बर्फीले स्थल है वहां पे अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे और इस तरह से डेजर्ट में अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, तो ये एक बड़े भूभाग की डायवर्सिटी है वो गामा डायवर्सिटी कहलाती है। थर्ड जो कैरेक्टर है कम्युनिटी का वो है कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो पैटर्न है उसको दोहराने का जो पैटर्न है वो किस अंतराल में और किस कारण से दोहराया जाता है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी चीज को पीरियड के रूप में, साइकिल के रूप में रिपीट करना। तो खासतौर से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये जो रिदम है, ये कई तरह की रिदम देखी गई है। लय होती है और लय को अपन अलग अलग तरह से पढ़ लेते हैं। जैसे एक तो रिदम है ये डेली पीरियोडिसिटी। डेली का मतलब है सुबह और शाम या दिन और रात की पीरियोडिसिटी। लाइट फैक्टर जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रकाश की उपलब्धता। लाइट है या लाइट नहीं है, दिन में लाइट अवेलेबल है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है, रात्रि में नहीं होता। तो दिन में जो एनिमल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं और रात में वो उनकी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। ऐसे एनिमल्स डाययूरिनल एनिमल्स कहलाते हैं, दिनचर जिसको आप हिंदी में बोलते हो। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी दिन में थोड़ी सी कम होती है, रात्रि में बढ़ जाती है, वो रात्रिचर या नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। प्लांट्स के अंदर भी अपन देखते हैं कि जितने प्लांट्स हैं वो दिन के अंदर एक्टिवली फोटोसिंथेसिस करके लाइट की प्रेजेंस में स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं और रात के अंदर वो दूसरा पैटर्न, फिजियोलॉजिकल पैटर्न जो है प्लांट्स के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं ये कहलाती है डेली पीरियोडिसिटी या डेली साइकिल। बेसिकली प्लांट्स में अपन देखते हैं कि पत्तियां और फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं जिनको हम पैटर्न्स बोलते हैं, इनकी जो गतियां होती हैं। जंतुओं के संदर्भ में अगर अपन बात करें, जैसे एक लार्वा है उससे बनेगा प्यूपा, प्यूपा से फिर एक नया कीट निकल के आ जाता है, प्यूपा का जो आवरण होता है वो हट जाता है, उससे कीट की उत्पत्ति होती है। तो ये साइकिल के फॉर्म में होती है ना। निद्रा, रात्रि के अंदर अपना शरीर में एक हार्मोन बनता है,
वो हार्मोन स्लीप को इंड्यूस करता है, जिससे शरीर की रात को हीलिंग होती है, जितनी भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती है, दिन के अंदर अपन वापस एक्टिव होते हैं। तो ये मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड सिंथेसाइज करती है, और इसका काम ये स्लीप और वेकफुलनेस, निद्रा और चेतना, इसको रेगुलेट करने का होता है। तो ये दिन और रात की पीरियोडिसिटी आपको लगभग सभी जीवों में देखने को मिलती है। इसका नाम है डेली पीरियोडिसिटी। ये लाइट फैक्टर के कारण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, एक और तरह की पीरियोडिसिटी को जब हम देख रहे हैं वो है सीजनल पीरियड। सीजन के अनुसार जीव जंतुओं में आने वाले परिवर्तन। अब ये जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो एक प्रकार का ना होकर कई प्रकार के होते हैं। किसी जीव के अंदर जब माइग्रेशन का टाइम आता है तो उसके अंदर व्यवहारिक परिवर्तन आ जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। किसी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, विशेषकर बर्ड्स के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। तो ये सारी चीजें जंतु व्यवहार और मॉर्फोलॉजी, ये कई चीजें प्रभावित होती हैं इनसे। तो सीजनल पीरियोडिसिटी के ऊपर बात करें फोकस होकर, तो इसका अर्थ क्या है कि जीवों में सीजनल साइक्लिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि सीजन चेंज होने के साथ चक्रीय परिवर्तन आते हैं। और ये बेसिकली क्यों आते हैं? क्योंकि जंतुओं का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल, ये उस पे बेस्ड होते हैं बेसिकली ये चेंजेस। और नेचुरल है, ये साइकिल्स ब्रीडिंग सीजन को इंडिकेट करती हैं। ब्रीडिंग सीजन यानी कि प्रजनन काल को इंगित करती हैं। तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि एनिमल्स में जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो एक फेवरेबल सीजन के साथ में कोइंसाइड करता है, मेल खाता है। मतलब जंतुओं में प्रजनन जब होता है जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। किसके लिए? उनके अंडों के लिए, उनके लार्वों के लिए, उनके नवजात के लिए। सुरक्षा होनी चाहिए सबसे पहले, खाद्य सुरक्षा, आवास संबंधी सुरक्षा, शत्रुओं से सुरक्षा, ये सारे फैक्टर्स देख के फिर वो ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो कोइंसाइड करता है। तो अपन नॉर्मली क्या देखते हैं, जो रेनी सीजन होता है उसके बाद काफी ग्रीनरी हो जाती है, हरियाली आ जाती है, तो जंतुओं के लिए खाने पीने रहने का एक ठीक ठाक सा अरेंजमेंट हो जाता है। तो उस सीजन को ब्रीडिंग सीजन के साथ में कोइंसाइड किया जाता है, उसको मिलाया जाता है। तो ये पॉइंट मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। सामान्यतः अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार सुमेलित होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्थलीय जीवों के संदर्भ में ये जो फोटो पीरियड है, फोटो मीन्स लाइट के अनुसार जो साइकिल है, ये बेसिकली लाइट के साथ साथ टेम्परेचर चेंजेस के साथ भी परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि लाइट के साथ जब टेम्परेचर पैटर्न बदलता है तो जंतुओं के अंदर होने वाली ये जो माइग्रेशन की और इमिग्रेशन की जो पैटर्न है ये भी चेंज हो जाते हैं। दिन की लंबाई कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, और एनिमल का जो है वो माइग्रेटरी नेचर फिर एकदम से निकल के सामने आता है कि जंतु प्रवास के लिए प्रेरित हो जाता है, उसके अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं, ये होता है। अब इसका पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? पूरे की पूरी कम्युनिटी स्ट्रक्चर पे। कम्युनिटी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा भाई। नेचुरल है, जब जीव अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकले कहीं दूर माइग्रेट करके चले जाएंगे तो ओरिजिनल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर तो चेंज होना ही होना है। पता लगा कि सब जो एल्डरली हैं, जो बुजुर्ग हैं, या यूं कह सकते हैं जो माइग्रेट नहीं कर सकते, केवल वहीं रह जाएंगे, और बाकी जितने भी यंग एनिमल्स हैं वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। तो लोकल पॉपुलेशन की या लोकल कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। तो सीजनल चेंजेस के आने पर बेसिकली जब एनिमल्स माइग्रेट करते हैं तो उस कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर से मतलब समझ गए होंगे, आप पढ़ चुके हो इस चीज को। स्ट्रक्चर से मतलब होता है उसके अंदर एज स्ट्रक्चर विशेष रूप से वो चेंज हो जाता है। उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं बेसिकली वो सीजनल पीरियोडिसिटी का परिणाम होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। थर्ड आता है ल्यूनार पीरियोडिसिटी। ल्यूनार का मतलब होता है चंद्रमा की कलाओं के साथ जंतुओं में आने वाले साइक्लिक चेंजेस। ये बेसिकली देखे जाते हैं समुद्री जंतुओं में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की कलाओं के साथ में समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, वो सारा ल्यूनार यानी कि चंद्रमा की कलाओं से नियंत्रित घटना है। तो ऐसे में प्रभावित कौन होगा? ऐसे जंतु जो समुद्र के अंदर कम गहरे पानी में या उथले पानी में रहते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं, उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है टाइड्स का।
तो टाइड अधिक होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी के टाइड्स होते हैं, तो उन जंतुओं के अंदर जो बिल्कुल क्या कह सकते हैं ना, सारे के सारे लाइफ के पैटर्न जो है वो सारे बदल जाते हैं उनके अंदर, तो उनका जीवन उथल पुथल हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है वो, और उससे बचने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में वो एक किनारे पर आके लग जाते हैं, जिसमें हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये उनकी लाइफ साइकिल को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं टाइड्स। अगर मान लीजिए एक ल्यूनार मंथ है, ऐसा महीना जिसके अंदर यू कह सकते हैं ना कंप्लीट 29 डेज और 4 संडेज आते हैं, ल्यूनार मंथ कहलाता है। उसमें अगर अपन ने पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व की है एक्सपेरिमेंटली, तो ये है पॉलीकीट एनेलिडा, एक संघ है आपको पता है कशेरुकियों का, उसमें एक क्लास होती है पॉलीकीटा। तो पॉलीकीट एनेलिड में एक उदाहरण लिखा मैंने, निरीज है। तो ये ल्यूनार मंथ में 2 बार प्रजनन कर लेता है, बाकी टाइम पे मंथ में एक बार होगा। रिप्रोडक्टिव सीजन की बात कर रहा हूं, ल्यूनार मंथ होगा तो चंद्रमा की कलाओं का ही प्रभाव है कि 2 बार स्पॉन का मतलब होता है प्रजनन करके अंडे देना, ठीक है ना। ये पीरियोडिसिटी जो होती है, जिसको अपन ने चंद्रमा की कलाओं के साथ लिंक करके देखा और उसका प्रभाव पड़ा समुद्र में आने वाले टाइड्स पे। तो ल्यूनार पीरियोडिसिटी दर्शाने वाले जितने भी जंतु हैं वो किससे प्रभावित हो रहे हैं? टाइड की तीव्रता से, टाइड की तीव्रता से प्रभावित होते हैं। ये तीव्रता जो फुल मून होता है ना या न्यू मून होता है उसमें मैक्सिमम होती है, और जो क्वार्टर मून होता है, जब बिल्कुल चंद्रमा छुपने वाला होता है, एक चौथाई रह जाता है, तो उस समय टाइड की जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। तो जंतु की जो पीरियोडिसिटी है वो चंद्रमा की कलाओं से नियंत्रित होती है। मैरीन एनिमल्स में खासतौर से ऐसे जंतु जो कहां पाए जाते हैं? शैलो वाटर में रहते हैं। की एक और प्रॉपर्टी में है फ्लक्चुएशंस विद इन द कम्युनिटी। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अब ये जो उतार चढ़ाव या बदलाव जो है, ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखा गया, खासतौर से इनकी संख्या को लेके, इनके नंबर को लेके। अपन ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया रिसर्च के बाद में कि स्टेबल और परमानेंट कम्युनिटी, कई बार दिमाग में बात आ जाती है कि अरे उतार चढ़ाव तो ऐसी पॉपुलेशन में देखे जाते हैं जो कि सीजनल होते हैं, लेकिन सीजनल में तो उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, लेकिन ऐसे सीजनल प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा स्टेबल यानी कि तुलनात्मक रूप से स्थिर और स्थायी क्लाइमेट कम्युनिटी में, मतलब उनके अंदर परिवर्तन दिन में बहुत कम आता है। इस प्रकार की कम्युनिटीज में भी साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, ये फ्लक्चुएशंस सॉइल में प्रेजेंट जो सूक्ष्मजीवी होते हैं उनमें बदलाव के रूप में भी देखे जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल माइक्रोब्स जिनको अपन कहते हैं, जो बेनिफिशियल भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन और इस तरह के इंपॉर्टेंट काम करते हैं मिनरल साइक्लिंग के लिए, तो उनके अंदर चेंज आता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी चेंज हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी चेंज होते ही वहां का जो क्या कह सकते हैं ना, पूरा जो प्लांट्स का जो सिस्टम है, जो वहां का फ्लोरल सिस्टम है, उसमें चेंज आएगा। माइक्रोब्स में चेंज करके प्लांट्स के अंदर वेरिएशंस, साइक्लिक वेरिएशन, संख्या की बात हो रही है, सिर्फ संख्या की, कम्युनिटी का मतलब है संख्या, उनमें चेंज आ जाता है माइक्रोब्स में परिवर्तन के कारण। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये कम्युनिटी के लिए कई बार कैसा सिद्ध होता है? डेंजरस हो जाता है, घातक हो जाता है। पता लगा ऐसे सूक्ष्म जीवी जो लाभदायक थे, बेनिफिशियल थे, उनकी संख्या में गिरावट आ गई। तो उनकी संख्या में गिरावट आ गई तो नेचुरल मिनरल साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होती है वो प्रभावित हो जाएगी। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर संकट आ सकता है। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज में नियमित अंतराल में फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं। भाई ये तो हो गया अचानक वाली बात। एक है कि नियमित अंतराल पे, जैसे आप 4 साल बाद एक पर्टिकुलर स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन एकदम से राइज करेगी, और फिर वो राइज करने के बाद में 1-2 साल बाद वापस से वो अपने बॉटम पे आ जाएगी, और फिर वापस 4 साल बाद फिर राइज करेगी, और इस तरह की साइकिल बना लेगी। जरूरी नहीं 4 साल ही हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो। कई स्पीशीज ऐसी आफ्टर 10 ईयर्स वो साइक्लिक राइज और फिर फॉल का पैटर्न शो करती है। ये जंतुओं के अंदर पाए जाने वाली एक यूनिक फीचर है, जो उस कम्युनिटी को बिल्कुल क्या कह सकते हैं ना, उस कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें बदलाव ला देती है। संख्या में बदलाव, प्रजनन दर ही बदल जाती है। 5 साल बाद प्रजनन दर तेज हो गई, उसके बाद फिर एकदम से डाउन हो गई। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रीज की ग्रोथ
ये भी साइक्लिक चेंजेस शो करती है। इंसेक्ट्स की ग्रोथ ये तो साइक्लिक होती है, आप सबने देख भी रखी है प्रकृति के अंदर इंसेक्ट्स की जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर होती है, उसके बाद में वो इंसेक्ट्स वापस से गायब हो जाते हैं। अगर हम बात करें मैमल्स की, खासतौर से यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखे माइस, वोल्स और लैमेंजेस, इनमें 3 और 4 साल के अंतराल से साइक्लिक अबंडेंस देखी जाती है। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। कितने साल में? 3 या 4 वर्षों के अंतराल में संख्या एकदम से बढ़ेगी फिर गिर जाएगी, ये देखी गई है। तो ये पूरे का पूरे कम्युनिटी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है फीचर, संख्या बदलाव वाला फीचर। और उदाहरण लिखा है मैंने इसी में, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे उदाहरणों से। आर्कटिक फॉक्सेस, फॉक्स आप सब जानते हो लोमड़ी, स्नोई आउल्स और स्नोशू रैबिट, ये कुछ एक प्रजातियां हैं, खासतौर से 2, ये 10 इयर्स की पीरियोडिसिटी दर्शाती हैं। अब आप सोचो 10 साल बाद पॉपुलेशन पीक पे जाती है, फिर वापस वो इक्के दुक्के रह जाता है, फिर 10 साल बाद फिर पीक पे जाती है, फिर वापस वो इक्के दुक्के रह जाते हैं। ये है कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, और ये किसमें है? फ्लक्चुएशंस के रूप में। फ्लक्चुएशंस का मतलब है ये इस तरह से उतार चढ़ाव। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। वन देखते हैं कम्युनिटी में फ्लक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव, उसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, वो है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है एक साइकिल घूमना, नियमित रूप से परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, टर्नओवर। एक कम्युनिटी में प्राकृतिक रूप से लगातार टर्नओवर चलता रहता है, अर्थात जीव जो है वो मरते भी हैं, वो एमिग्रेट भी होते हैं, वो इमिग्रेट भी होते हैं, और पॉपुलेशन के अंदर जो है वो एक तरह का कह सकते हैं ना अपन उतार चढ़ाव जो बना रहता है, इसको अपन बोल देते हैं फ्लक्स, है ना। नियमित रूप से जीवों का आना जाना मरना जीना ये सारा चलता रहता है, फ्लक्स बना रहता है, डायनेमिक चीज है, स्थिर नहीं है। और ये जो प्रोसेस है ये कैसा होता है? ये अपने आप होता है, स्वतः होता है और स्वयं नियंत्रित होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। पर्यावरणीय कारक इसमें एक सक्रिय भूमिका प्ले करते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हो चाहे वो एबायोटिक फैक्टर्स हो। अब किसी भी हैबिटेट में ये कम्युनिटी जो होती है वो आंतरिक रूप से इंटरनली अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास करती है जब तक कि कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आ जाए। और इसके अंदर साइक्लिक उतार चढ़ाव को छोड़कर, जैसे कि मैंने कहा, वो जीवों की संख्या मोटे तौर पे बाय एंड लार्ज स्थिर रहती है। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली दशकों तक, 10-10 साल 20-20 साल तक स्थिर बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर होती है, और वो जिम्मेदारी होती है फूड की अवेलेबिलिटी, है ना, मेट्स की अवेलेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, नए जीवों को जन्म देना, और उनकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, चाहे वो शिकारी से सुरक्षा हो चाहे वो किसी पर्यावरणीय कारक से सुरक्षा हो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तो एक हैबिटेट में जीवों की संख्या मोटे तौर पे साइक्लिक चेंजेस को छोड़ देना वो कांस्टेंट रहती है। चाहे वो एक आप उदाहरण के रूप में पॉन्ड या एक लेक में एल्गी की मात्रा, फ्रॉग्स, फिशेस और अन्य अकशेरुओं की संख्या अगर अपन देखें तो मोटे तौर पे वो स्थिर मिलेगी साइक्लिक चेंजेस को छोड़कर। तो ये प्रोसेस कहलाता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है नियमित रूप से बदलते रहना, है ना, और बदलते रहने के बावजूद जो है वो पॉपुलेशन का स्थिर बना रहना, दिस इज नोन एज टर्नओवर। देखिए अपन एक कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं, इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में दे रखा है कि इकोटोन एंड एज इफेक्ट। इकोटोन और एज इफेक्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए एक स्टेटमेंट है कि 2 स्पष्ट रूप से भिन्न कम्युनिटीज के मध्य एक इस प्रकार का इंटरमीडिएट जोन, एक मध्यवर्ती क्षेत्र उपस्थित हो सकता है जहां पे 2 कम्युनिटीज आके मिलती हैं। इस तरह से एक मान लीजिए ये कम्युनिटी का एरिया है जहां पे बड़े बड़े वृक्ष हैं, और अचानक से फिर एक दूसरा एरिया शुरू हो गया जहां पे ये घास के मैदान आ गए। इस तरह से ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? इकोटोन, या इसको टेंशन जोन कहते हैं। टेंशन जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्थिति होती है, बीच की स्थिति होती है, न तो पूरी तरह से इस वाले हैबिटेट की होती है, न पूरी तरह से इस वाले हैबिटेट की होती है। अपन बात कर रहे हैं इस वाले क्षेत्रफल की। ये एरिया कहलाता है इकोटोन। ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी। नॉर्मली क्या होता है कि इकोटोन वाले एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो इस एरिया से और इस एरिया से अधिक मिलती है। कारण बिल्कुल सिंपल सा है
कि साहब कुछ प्रजातियां यहां पर है, मान लीजिए यहां पर है एक्स प्रजाति, वाई प्रजाति, यहां पर जेड प्रजाति और मान लीजिए ए प्रजाति है। तो यहां पर इस वाले एरिया में मोस्टली क्या होगा, एक्स वाई जेड और ए ये सब मिल जाएंगे नॉर्मली, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो ऐसे एरिया के अंदर क्या होता है कि स्पीशीज डायवर्सिटी जो होती है ना वो एडजॉइनिंग एरिया से अधिक होती है। ये एक पॉइंट है, यहां पे मेंशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड यानी कि जंगल और घास के मैदान का जो संगम स्थल है वो एक इकोटोन है। एस्चुरीज का जो रीजन है वो भी एक इकोटोन है। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर हैबिटेट का जंक्शन वो भी एक इकोटोन है। तो इकोटोन जो होता है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन होता है दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच का। ये एक पॉइंट हो गया। अगर अपन इसको एक्सप्लेन करें तो इकोटोन क्षेत्र में जो लैंडस्केप जो होता है, लैंडस्केप का मतलब है जो सतही एरिया होता है, उसमें अचानक परिवर्तन आता है। अचानक परिवर्तन आएगा मतलब या तो मैदान है, मैदान से सीधा पानी आ गया, या एक घना जंगल है, घने जंगल से सीधे अपन घास के मैदान में आ गए। ये परिवर्तन आता है जहां पे क्या होता है कि निकटतम कम्युनिटीज के कैरेक्टरिस्टिक से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पूर्णतः भिन्न होते हैं। मींस यहाँ के कैरेक्टर और यहाँ के कैरेक्टर ये अलग अलग है, लेकिन इस एरिया के कैरेक्टर जो है वो भिन्न हो जाते हैं। इन कैरेक्टर्स के भिन्न होने से कई जीव जंतुओं को यही एरिया रास आता है रहने के लिए, आवास के रूप में। तो ऐसे में क्या होता है कि स्पीशीज डायवर्सिटी संभवतः यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? कई जंतु को ऐसा ही हैबिटेट अनुकूल वातावरण दे पाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कई जंतु स्पीशीज को ऐसा ही हैबिटेट अनुकूल वातावरण दे पाता है। अतः यहाँ पे स्पीशीज डायवर्सिटी सामान्यतः अधिक होती है। एक एग्जाम्पल है चिड़िया का, ये अमेरिकन रॉबिन एक चिड़िया है जो कि नेस्टिंग के लिए यानी कि घोंसले बनाने के लिए उसको आवश्यकता होती है पेड़ों की जो इस हैबिटेट में। लेकिन जब वो फीडिंग करती है तो वो जमीन से चुग कर वो छोटे छोटे बीज खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है। तो उनको फीडिंग के लिए तो चाहिए होता है घास के मैदान और घोंसला बनाने के लिए चाहिए होता है पेड़। तो यहाँ पे दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो इनके लिए रहने के लिए ये एरिया आइडियल हो जाता है। ठीक है, इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे इकोटोन, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कंटिन्यू रखता हूं। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में सुना कि इकोटोन वो वाला स्थल है जहां पर एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि एक पूर्ण विकसित, एक वेल डेवलप्ड इकोटोनल जो कम्युनिटीज जो होती हैं वो न केवल दोनों समीपस्थ कम्युनिटी के लक्षण दर्शाती हैं बल्कि उसके स्वयं के अपने कुछ एक नए कैरेक्टर्स भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस तरह से करके लैंडस्केप के बारे में बताया था कि ये जमीनी क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए एरिया ए है, ये एरिया बी है। तो इनका जो मध्यस्थ क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, सपोज कीजिए ये एरिया हो गया सी। ठीक है, तो इस सी एरिया में ए एरिया के जीव भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको बी एरिया के जीव भी मिलेंगे और इसमें आपको सी एरिया के जीव भी मिलेंगे। तो डायवर्सिटी नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली यहाँ की अधिक होती है। ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक इकोटोनल क्षेत्र के अलावा कुछ अलग भी होते हैं जो न केवल यहाँ के होते हैं बल्कि यहाँ के अपने अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव कहलाता है बायोलॉजी में एज इफेक्ट। एज का मतलब होता है किनारा। ये किनारा है, ये ए का भी किनारा है, ये बी का भी किनारा है। तो इस किनारे के शब्द को इस्तेमाल करते हुए अपन ने इस प्रभाव को नाम दिया एज इफेक्ट। तो इकोटोन्स में क्या होता है कि डायवर्सिटी और डेंसिटी का अधिक होना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिवर्सली सही बात हो। जरूरी नहीं है कि यहां पर ए वाले हैबिटेट की भी स्पीशीज मिल जाए, बी वाले हैबिटेट की भी मिल जाए और एक नई सी वाले हैबिटेट की मिल जाए। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ पर ये दोनों आवासों के जीव जंतु मिलते हैं और यहाँ पर खुद के अपने भी जीव जंतु मिलते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सली ये बात सही नहीं है, हमेशा ये नियम लागू नहीं होता।
तो कई जीव जो होते हैं वो इसका एकदम उल्टा पैटर्न दर्शाते हैं, बिल्कुल उल्टा होता है। अर्थात यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मल से कम हो जाती है सी वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है वो एजिस के एरिया में नॉर्मल से कम हो जाती है। जैसा अपन देखते हैं उदाहरण के तौर पे वृक्षों की जो डेंसिटी और डायवर्सिटी वो अचानक एज एरिया आने पर कम हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर अगर ये ट्री वाला एरिया है, घने जंगल वाला क्षेत्र है और यहाँ पर घास का मैदान है, तो यहाँ पर पेड़ों की संख्या अचानक कम हो जाएगी। और यहाँ पर लंबी लंबी घास है या कोई पानी वाला स्पेस है, वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर घास की संख्या या घास की मात्रा अचानक कम हो जाएगी। तो ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है। कुल मिला के बात ये। अब एक पॉइंट ऐड करना है इसके अंदर कि इकोटोन की जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो महत्ता है, ये जब इंक्रीज हो जाती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं इसका, प्रायोगिक रूप से अपन इस बात को लागू करके देख रहे हैं कि इकोटोन की जो इंपॉर्टेंस है वो कब बढ़ जाती है कि जब ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि मानव के दखल से अपन पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। अपन ने क्या किया, जंगलों को काटा और उसके अंदर शहरीकरण कर दिया या को औद्योगिकरण कर दिया, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी। तो उस एरिया में जहां से आपने फॉरेस्ट को हटाया है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए हैं या ह्यूमन पॉपुलेशन को वहां पे एस्टेब्लिश किया है, तो आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि वहां पर एक नया जंगल उगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। गवर्नमेंट का ऐसे नियम है कि वहां पे आसपास प्लांटेशन होना चाहिए। तो जब वहां पे ट्री प्लांटेशन होता है तो वहां पे एक नया हैबिटेट तैयार होता है। नया हैबिटेट तैयार होता है तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि आसपास की जो जंतु स्पीशीज है वो आके वहां पे रहने भी लग जाती हैं। तो एक वो नया फिनोमिना, एक नया फीचर वहां पे देखने को मिल जाता है। ये कृत्रिम है, ये नेचुरल नहीं, ये मैन मेड फॉरेस्ट का नाम आप इसको दे सकते हो। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इकोटोन की इंपॉर्टेंस जब बढ़ जाती है जब मनुष्यों द्वारा नेचुरल कम्युनिटी में परिवर्तन लाकर लैंडस्केप का उपयोग बदल दिया जाता है। लैंडस्केप का उपयोग बदला तो वहां पर अपन ने क्या किया, शहरीकरण या औद्योगिकरण कर दिया। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि वहां की डायवर्सिटी जो है वो आसपास की डायवर्सिटी से अधिक हो। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि इकोटोन के अंदर डायवर्सिटी अधिक होती है। ठीक।